रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि कप्तान पार्टी यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ माजी में आज़माए गए हथकंडों पर उतर आई है। यानी माजी में जो हथकंडे तहरीक-ए-इंसाफ़ ने काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ को नाकामी का सामना करना पड़ा, अब वही माजी के हथकंडे एक मरतबा फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने चल निकली है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और बल्ले के निशान का जो 13 जनवरी का फ़ैसला है, उसे एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीगल टीम ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। अच्छा, ये फ़ैसला चैलेंज भी किया गया है 13 जनवरी का बल्ले के निशान का, लेकिन साथ में पीटीआई की लीगल टीम ने एक एतराफ़ भी किया है। वो एतराफ़ क्या है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। पीटीआई के 5 रहनुमाओं को आज गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी की वजह क्या बनी है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने आइनी मुकदमात की समाअत के लिए बिल आखिर कमेटी का इजलास बुलाकर 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब इस बेंच से जस्टिस आयशा मलिक साहबा क्यों आउट हैं, क्यों बाहर हैं, और कितने रुकनी, ये 5 रुकनी यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच है, इसमें कौन कौन से जज साहबान को और कौन से अहम मुकदमात जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स किए गए हैं, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, आप खैर खाओं से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शिबली फराज, उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रज़ा समेत 6 पीटीआई के रहनुमा जो हैं आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। 5 रहनुमा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे, जिसमें शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब थे, असद कैसर, हामिद रज़ा और पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मोहम्मद खान भिच्चर। लेकिन इनकी इमरान खान साहब के साथ आज मुलाकात ना हो सकी, बल्कि इन्हें अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार करते हुए कि उन्हें अंदर ले जाया जाएगा, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इन्हें जो करीबी चौकी है रावलपिंडी पुलिस की, उसके स्टाफ की तरफ से, पुलिस एहलकारों की तरफ से गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, गिरफ़्तार करने के बाद कुछ ही देर के बाद 5 पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो रिहा कर दिया गया। अब रिहाई के बाद पीटीआई के जो 5 रहनुमा जो गिरफ़्तार हुए थे, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हब्से बिजा में रखा गया है और हम इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे। लेकिन हमें नाज़रीन, जो रावलपिंडी के रिपोर्टर जो अडयाला जेल के अंदर और बाहर तमाम एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत हो, पीटीआई के रहनुमा चाहे अडयाला जेल पहुंच रहे हों, अडयाला जेल से रवाना हो रहे हों, उनकी तरफ से बताया गया है कि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि इन्हें सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सेक्शन 144 की गिरफ़्तारी की खिलाफ वर्जी पर अगर गिरफ़्तार किया गया तो फिर रिहा क्यों कर दिया गया, किसकी ज़मानत पर रिहा किया गया। लेकिन मुझे ये बात समझ आती है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ़ कह रही है कि हम बड़ी शिद्दत वाला एहतजाज करने जा रहे हैं, हुकूमत को उड़ा के रख देंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते हम घरों को वापस नहीं आएंगे। तो इस पीटीआई की जो अनाउंसमेंट है, इसका ग़ालिबन ये जवाब दिया गया है कि अगर आप इस तरीके से आएंगे तो फिर क्रैकडाउन भी होगा और आप लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी होंगी। लेकिन बहरहाल इस गिरफ़्तारी की जो एक्चुअल वजह है वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन 5 पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो रिहा कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ माजी में क्या हथकंडे इस्तेमाल करते रहे, अब उन हथकंडों को दोबारा क्यों साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ आज़माया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला नाज़रीन ये है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया बरतरफ़ी का, मिसकंडक्ट का, कंसीलमेंट ऑफ एसेट का। और फिर उस रेफरेंस का क्या बना
उस रेफरेंस में जो काजी फ़ायसा साहब को शोकास नोटिस जारी किया गया, उस शोकास नोटिस को काजी फ़ायसा ने जुडिशल साइड पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायसा ने उस सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट का पहले 7 रुकनी बेंच बना, फिर 10 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस सुमरता बंदयाल। अब लोग बातें जितनी मर्जी करें, दावे जितने मर्जी करें, जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पे एक फ़ैसला दिया कि वो जो रेफरेंस दायर किया गया था काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़, उस रेफरेंस को कलअदम करार दिया। उस रेफरेंस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया कि ये रेफरेंस जो सदर पाकिस्तान, उस वक्त के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भेजा है, इसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ये गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम था सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का, तो लिहाजा हम इस रेफरेंस को क्वैश करते हैं, इस रेफरेंस को खारिज करते हैं। लेकिन उसमें जो दूसरा नुक्ता था वो ये था कि दूसरे नुक्ते पे 7 जजेस जो है 7-3 से फैसला आया। 7 जज एक साइड पे हो गए, 3 जजेस दूसरी साइड पे हो गए। 7 जजेस ने कहा कि ये मामला FPR को भेजा जाए, FPR इस मामले की इंक्वायरी करे। 3 जजेस ने कहा कि हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। FPR का कानून मौजूद है, इनकम टैक्स का कानून मौजूद है, FBR खुद से चाहे तो कार्रवाई कर सकता है, हमें FBR को डायरेक्शन नहीं जारी करनी चाहिए कि वो इस मामले के ऊपर फर्दर कोई इंक्वायरी करे। लेकिन बहरहाल 7-3 से फैसला आया और वो मामला FBR को रेफ़र कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ, इस नुक्ते पे, 7-3 वाले नुक्ते पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया सरीना ईसा, क्योंकि डायरेक्टली जो मुतासरा फरीक थी वो काजी फ़ायसा साहब की अहलिया सरीना ईसा थी, इसमें नज़र सानी की दरख्वास्त आई। नज़र सानी की दरख्वास्त 6-4 के तनासब से मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की तरफ से 6 जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा और काजी फ़ायसा की अहलिया सरीना ईसा साहबा के हक़ में फ़ैसला दिया। 4 जजेस, जिसमें जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और एक और जज थे जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जो पहले मेजॉरिटी में थे लेकिन नज़र सानी में ये जजेस अक़लियत में आ गए। अब फैसला नज़र सानी में काजी फ़ायसा और काजी फ़ायसा की अहलिया सरीना ईसा के हक़ में आ गया। अब हुआ क्या, इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान थे, वज़ीर कानून जो है फ़रूक नसीम साहब थे, शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, चेयरमैन बनाए गए थे, इमरान खान साहब के मुशीर दाखिला भी थे, एहतसाब के मामलात को भी देखते थे और बाकी बहुत सारी चीज़ों को खान साहब की वो निगरानी करते थे, लेके चलते थे। अब उसमें यह हुआ कि नज़र सानी की दरख्वास्त जब एक्सेप्ट कर ली गई काजी फ़ायसा की और सरीना ईसा की, तो हुकूमत ने फिर ये हथकंडा इस्तेमाल किया कि दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त, जिसे क्यूरेटिव रिव्यू का नाम दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अब दूसरा जो नज़र सानी की जो दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक, एक मरतबा जब किसी केस का फ़ैसला हो जाए उसके बाद नज़र सानी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर दे तो फिर दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। लेकिन हुकूमत ने कानून का नॉलेज होते हुए, रूल्स का नॉलेज होते हुए दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करके जस्टिस काजी फ़ायसा की गर्दन पर तलवार जो है वो कायम रखी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त जो है उस पर एतराज़ात लग गए। एतराज़ात के वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही और जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो फिर PDM की हुकूमत ने वो दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त जिस पे ऑब्जेक्शन लगे हुए थे उसको वापस ले लिया। अब आप देखें कि वो नज़र सानी की दरख्वास्त तो एक्सेप्ट नहीं की गई, उस पर एतराज़ात लगे थे दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त पे। अब तहरीक इंसाफ ने यह किया है कि जो बल्ले के निशान वाला 13 जनवरी का फ़ैसला है, ना सिर्फ 13 जनवरी का फ़ैसला बल्कि 13 जनवरी के फ़ैसले के साथ साथ जो 21 अक्टूबर का नज़र सानी की दरख्वास्त पे, PTI की नज़र सानी की दरख्वास्त पे जो फ़ैसला है, उन दोनों फ़ैसलों को दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त क्यूरेटिव रिव्यू दायर करके चैलेंज कर दिया है। अब वकील कौन हैं? वकील हामिद खान साहब हैं। अजान हो जाए, बड़ा नाज़ी अहम नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अजान के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं बताने आपको ये जा रहा था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की, तो हामिद खान साहब, जो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, प्लेटफॉर्म से सेनेटर हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, और ये जो दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त में भी हामिद खान साहब वकील हैं। उस वक्त हामिद खान साहब क्या कहा करते थे
कि ये जो काजी फायसा के खिलाफ हुकूमत ने दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, इसमें इसकी कानून में गुंजाइश ही नहीं। कानून दूसरी नज़रसानी दायर करने की इजाज़त नहीं देता। रूल्स में दूसरी नज़रसानी की ममानत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात मौजूद हैं। ये हामिद खान साहब कहा करते थे। आज वही हामिद खान साहब जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त की हौसला शिकनी करते थे, आज उन्हीं पैरामीटर्स पर माजी में जो गलती हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने काजी फायसा के ख़िलाफ़ दोहराई, आज वही गलती, वही हथकंडा दोबारा काजी फायसा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनका जो फ़ैसला है बल्ले के निशान के हवाले से, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त 21 अक्टूबर को मुस्तरद की गई, उस पर अब दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त लेके आए हैं। अब दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त में नाज़रीन क्या कहा गया हामिद खान साहब की तरफ से? हामिद खान साहब ने कहा कि यह आर्टिकल 188 जिसमें आप नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, आइन का आर्टिकल 188 आपको इजाज़त देता है, लेकिन साथ में आर्टिकल 187 का भी जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया है, इस केस में भी आर्टिकल 187 का जो अख्तियार है उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करके जो है बल्ले के निशान वाला फ़ैसला, इंटर पार्टी इलेक्शन वाला जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे। 13 जनवरी वाला और 21 अक्टूबर का जो नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फ़ैसला है उसको भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मुतासब जज का जो फ़ैसला है वो गैर आइनी होता है, गैर कानूनी होता है। मुतासब जज किसको कह रहे हैं? जस्टिस काजी फायसा को कह रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा को कह रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। और आगे चल के क्या एतराफ़ करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की लीगल टीम, कि हमने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में 13 जनवरी को दलाइल दिए थे, हमें मुकदमे की हमने प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी। मुकदमे में क्या दलाइल देने हमारी तैयारी नहीं थी, हमने जल्दबाजी में दलाइल दिए, जल्दबाजी में दलाइल दिए। और मखसूस नशिस्तों के केस का फैसले का हवाला भी दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त में दिया गया और ये कहा गया है कि हमारी जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त है इसे कमेटी के सामने लगाकर जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और काजी फायसा साहब के बारे में वो कौन सा लफ्ज़ है, वो कौन सा नेगेटिव वर्ड्स है जो हामिद खान साहब ने इस्तेमाल ना किया है। यानी दूसरे नज़रसानी की दरख्वास्त में ज़्यादातर जो दलाइल दिए गए हैं हामिद खान साहब की तरफ से वो काजी फायसा के ख़िलाफ़ दिए गए हैं कि वो मुतासब थे। अब एक लम्हे के लिए हामिद खान साहब की इस बात को आप एक्सेप्ट भी कर लें कि हामिद खान साहब ठीक कह रहे होंगे, काजी फायसा साहब मुतासब होंगे, लेकिन बेंच तो 3 रुकनी था ना। काजी फायसा साहब का अकेले का फ़ैसला तो नहीं, उसमें मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब भी शामिल हैं। उनके बारे में क्यों नहीं कहा कि वो भी मुतासब थे? मुतासब तो फ़ैसला तो 3-0 से आया है। 13 जनवरी का फ़ैसला भी 3-0 से, 21 अक्टूबर का फ़ैसला भी 3-0 से। तो फिर यहाँ पर आप सिर्फ काजी फायसा साहब को सिंगल आउट करके क्यों कह रहे हैं कि वो मुतासब थे? बाकी जजेस ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, मुसर्रत हिलाली साहब ने भी वही फ़ैसला दिया है। तो ये किस बात की गुमाजी करता है, अक्कासी करता है कि सिर्फ काजी फायसा के ख़िलाफ़ हथगंडा, काजी फायसा को जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके माजी वाले हथकंडे दोबारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इसमें कहा जा रहा है नज़रसानी की दरख्वास्त में कि इलेक्शन कमीशन के पास जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील में आने का हक़ दावा ही नहीं था। और हमारी जो नज़रसानी की दरख्वास्त पर 21 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया वो यकतरफ़ा तौर पर किया गया। और हमने जो एतराज़ उठाया था काजी फायसा साहब पे, उस एतराज़ को जो ऑर्डर है 21 अक्टूबर का उसमें शामिल नहीं किया गया। अब बात यह है कि सवाल ये है कि क्या आपने तहरीरी तौर पे काजी फायसा के ख़िलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन फ़ाइल किए थे? नहीं किए थे। मेरे जहाँ तक नॉलेज है, जो मुझे याद पड़ता है, काजी फायसा के ख़िलाफ़ तहरीरी तौर पे कोई इन्होंने ऑब्जेक्शन रेस नहीं किए थे। और फिर इसमें एक वे भी सवाल उठाया कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ायदा दे के इस मामले को आइनी बेंच की तरफ भिजवाया जाए। अब दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त में तो ये बात नहीं की गई कि इसे आइनी बेंच को भिजवा दिया जाए, ये बात नहीं की गई। अब नाज़रीन ये जो इस नज़रसानी की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फ़ैसले कलअदम करार दिए जाएँ, लेकिन सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त की तो गुंजाइश है ही नहीं, तो इस पर भी एतराज़ात ही लगेंगे। जैसे पहले काजी फायसा के ख़िलाफ़, सरीना ईसा के ख़िलाफ़ दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त आई थी, उस पर ऑब्जेक्शन रेज़ हुए थे, इस पर भी एतराज़ात लगेंगे। बेशक इन्होंने कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये सियासी स्टंट है और काजी फायसा के ख़िलाफ़ एक हथकंडा है, बल्कि चीफ जस्टिस याही अफरीदी के ख़िलाफ़ भी उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए, दबाव में लाने के लिए ये दूसरा हथकंडा भी हो सकता है। दूसरी नाज़रीन जो खबर है,
आइनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो जजेस कमेटी है जिसने आइनी मुकदमात की फिक्सेशन का फ़ैसला करना है, आइनी मुकदमात की फिक्सेशन के फ़ैसले के साथ साथ उनकी समाअत के लिए बेंच तश्कील देना है, इस कमेटी का इजलास हुआ है। आपको याद होगा कि 5 नवंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास में 7 जज जो है आइनी बेंचेस के लिए नॉमिनेट किए गए थे और सरबराह बने थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो आज इस कमेटी का इजलास हुआ है, पहला बाज़ाब्ता इजलास। रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं सलीम खान साहब इस इजलास में मौजूद थे। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल चूँकि दूसरे जज हैं जजेस कमेटी के, वो भी मौजूद थे। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो कि कराची में हैं, उन्हें फ़ोन पे लिया गया, टेलीफोनिकली उन्हें कमेटी के इजलास में शामिल किया गया और फ़ैसला ये किया गया है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जा रहा है जो आइनी मुकदमात की समाअत करेगा और पहले आने वाली जो दरख्वास्तें हैं उन पर पहले समाअत की जाएगी और हर दरख्वास्त को उसकी टर्म पे, उसके नंबर पे सुना जाएगा। अब जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा कि वो इस 5 रुकनी बेंच से आउट होंगी, वो इस 5 रुकनी बेंच से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक गलत भी हो सकती हैं लेकिन मुझे यकीन है कि वो दुरुस्त है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो बाकू आज़रबाईजान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंटरनेशनल जो समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहब ने भी जाना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जाना है, तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगी। 15 अक्टूबर को उस समिट में एक सेशन को आयशा मलिक साहबा ने चेयर करना है। तो बाकी 7 में से 6 जज बनते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज के लिए 7 जज नॉमिनेट किए गए, आयशा मलिक साहबा आउट हो गई आज़रबाईजान के दौरे की वजह से, पीछे 6 जज बनते हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस बेंच को हेड करेंगे अमीनुद्दीन खान साहब। इस बेंच में दूसरे जज शामिल होंगे जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब, तीसरे जज शामिल होंगे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, चौथी जज इसमें शामिल होंगे मुसर्रत अली साहब। लेकिन ये बेंच 5 रुकनी बनना है, तो 4 जज ये हो गए। पीछे जो 2 जज बचते हैं उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं और जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं। इन दोनों में से एक जज जो है इस 4 रुकनी बेंच में शामिल होगा, फिर ये बेंच 5 रुकनी बन जाएगा और ये 14 नवंबर से जो अहम मुकदमात आर्टिकल 184(3) के कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन के, जिनकी फिक्सेशन का इब्तिदाई तौर पे फ़ैसला किया गया है, अभी तक मालूमात सामने नहीं आ सकी कि पहली समाअत जो 14 नवंबर को आइनी बेंच करने जा रहा है उसमें कौन से अहम मुकदमात हैं। नाज़रीन, डिटेल आगे आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक आयशा मलिक साहबा नहीं हैं और जैसे मैंने कहा कि ओल्डेस्ट केस जो है वो पहले लगाए जाएंगे और जस्टिस मोहम्मद अली मदर कराची से वापस आएंगे 13 नवंबर को, तो कमेटी का दोबारा इजलास होगा। लेकिन इस प्रेस रिलीज़ से ये पता चला है कि बेंच जो है वो शायद 6 रुकनी हो। 5 तो हमने आपको बताया, लेकिन हो सकता है कि जो अवेलेबल जजेज़ हैं, नॉमिनेट जो जजेज़ हैं वो 6 जज हैं अवेलेबल, तो हो सकता है कि 6 रुकनी बेंच बनाया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।